ज़्यादातर रहेगा डिस्कशन, ज़्यादातर रहेगा डिस्कशन करना आपस में। ये आधा घंटे का डिस्कशन है, इसको डिस्कशन में कंप्लीट करना। व्हाट इज लिविंग? आप किसी चीज़ को लिविंग कब कहोगे? नोट्स आपके पास है, बुक आपके पास है, पढ़ सकते हो। उसके अंदर से ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का आवर है ना, इसमें अंडरस्टैंड करना है पूरे कंसेप्ट। कोई बात लिखने की होगी लिख दूंगा अभी मैं इसके अंदर। व्हाट इज लिविंग? लिविंग और लिविंग किसे बोलते हैं? तो ये जो है ना, लिविंग और नॉन लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये ह्यूमन के ऊपर तो बड़े आराम से एप्लीकेबल है। इंसान तो बड़े आराम से समझ सकता है, एनिमल्स को भी समझ सकते हो। तुम्हारे आसपास के जो एनिमल्स हैं वो लिविंग है या नहीं है। बट ये मामला क्रिटिकल हो जाता है जब तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाते हो, सेलुलर लेवल पे जाते हो, बैक्टीरिया या फंगस। जब तुम और ऑर्गेनिज्म के ऊपर बात करोगे तो कहीं कहीं तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल को लिविंग और नॉन लिविंग बताने के लिए कुछ नियम बनाए, और ये बताया कि जो इन नियमों के हिसाब से लिविंग है वो लिविंग है, और जो नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो उसने कहा कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कुछ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, और कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होने चाहिए, मगर अगर नहीं भी हैं तो चलेगा। मगर जो डेफिनेट प्रॉपर्टी है वो होगी, वरना तो लिविंग माना ही नहीं जाता। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना, उन्हीं से हम निकाल लेंगे व्हाट इज ये लिविंग है या नहीं है ऑब्जेक्ट, और इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन सी डेफिनेट प्रॉपर्टी है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और कौन सा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक। आप समझ में आई? तो चैप्टर का नाम है लिविंग। सबसे पहला इसके अंदर आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आगे बढ़ना, बढ़ते चले जाना। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? किसमें बढ़ते चला जाना? दो चीज़ों में, मास एंड नंबर। इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। तो हम कहते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, नहीं है? तो ग्रोथ ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जो ना करता। ठीक है, नहीं है? बट बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रोथ करते हैं। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल तुम ग्रोथ करते हो, यस हम करते हैं, इंसान है, हम करते हैं ग्रोथ, बट हम अप टू सम लिमिट करते हैं। एक एज तक ग्रोथ करते हैं, उसके बाद हमारा फिर क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्लाइनेशन होना शुरू हो जाता है। बट प्लांट जब तक वो है तब तक वो आखिरी मोमेंट तक क्या करता रहेगा? ग्रोथ करता रहेगा। प्लांट नेवर स्टॉप द ग्रोथ। ठीक, बट तुम्हारे घर में अगर एक मेज रखी हुई है और उसे तुम साफ नहीं करते तो उसके ऊपर लगातार धूल जमती जाती है, तो उसका मास और नंबर बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? इसका मतलब ग्रोथ तो अगर ह्यूमन या एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है। अगर ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है तो नॉन लिविंग भी कर सकता है। तो जो काम लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, दोनों के अंदर हो सकता है, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलो नहीं है, तो हम बोलते हैं इट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इट इज, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट डिफाइनिंग। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का यह है कि जो यूनिकली सिर्फ किसके अंदर होगा? लिविंग के अंदर होगा, नॉन लिविंग के अंदर होगा ही नहीं। दूसरा है क्या? रिप्रोडक्शन। कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं ऑब्जेक्ट
जो रिप्रोडक्शन कर सके। पहली बात समझ में आई कि नहीं है? देयर इज नो ऑब्जेक्ट दैट कैन, बताओ भाई, दैट कैन गिव बर्थ। जो कुर्सी है ना तुम्हारे पास, ये कभी अपने ऐसी कुर्सी बना लेगी? नहीं बना सकती ना। बट इंसान बना सकते हैं, प्लांट बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो पहली बात यह है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो कभी रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। लिविंग कर सकते हैं, लिविंग करेंगे। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ जिंदा है तो वो किस लिए है? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर रही है ना। तो हम कहते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म है ना प्रोड्यूस, क्या करता है? प्रोड्यूस सिमिलर काइंड, अपने जैसा काइंड ऑर्गेनिज्म। जब अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड, बोलना भाई, कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं उसको? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो तो डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा, जब बाद में। फिलहाल रिप्रोडक्शन के बारे में दो बातें हैं। क्या ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? हाँ भाई करते हैं। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं, वरना खत्म ना हो जाएगा अगर ना करे तो। सब रिप्रोड्यूस करते हैं, सब अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे खुद है ऐसे ही खुद करते हैं दूसरे। इसका मतलब क्या हुआ? पेट भी करता है, बैक्टीरिया भी करता है ना। तो हम कहते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है? रिप्रोडक्शन इज ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिख सकते हैं? मगर क्या ऐसा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो जरूर करेगा, वरना लिविंग नहीं रहेगा? क्या ऐसा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा? अगर वो ना करे तो मर जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इनफर्टाइल हैं, जो स्टेराइल हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, है ना। इनफर्टाइल या स्टेराइल ह्यूमन बीइंग भी होते हैं। क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग भी होते हैं। वो भी क्या होते हैं? वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या उनको तुम डेड मान लोगे? तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जो 100% पाई ही जाएगी, वरना तो लिविंग माना ही नहीं जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक। तो हम बोलते हैं इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक। नंबर 3 इज कॉन्साइसनेस। क्या कॉन्साइसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है या नहीं? कॉन्साइसनेस का मतलब होता है चेतना। जब आप बाहर से किसी चीज, किसी हरकत को देखते हो या अंदर से, तो आप उसके प्रति रिएक्ट करते हो कि नहीं करते हो? इफ यू रिएक्ट, भाई कोई जानवर भी है ना, उसको कॉन्साइसनेस है कि हाँ मैं हूँ दुनिया में, मैं हूँ दुनिया में। ठीक। मेरे अंदर क्या चल रहा, मुझे सांस आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। तो हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कॉन्साइसनेस होती है। क्या होती है? कॉन्साइसनेस होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज कॉन्साइसनेस। अगर नहीं है तो डेड है। नहीं आई बात समझ में? भाई कुर्सी के अंदर कोई समझ है क्या? तुम्हारी टेबल के अंदर कोई समझ है क्या? नहीं है ना। तो कॉन्साइसनेस अगर है तो इसका मतलब लिविंग है, और कॉन्साइसनेस का मतलब नहीं है तो इसका मतलब नॉन लिविंग है। इवन प्लांट हैज द कॉन्साइसनेस, बैक्टीरिया हैज द कॉन्साइसनेस। इंसान के अंदर तो होती है, बट एनिमल में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, फंगस के अंदर भी होती है। चेतना, अपने बारे में समझ 24 घंटे की, हाँ क्या हो रहा है। अगर सर्दी लगेगी किसी जानवर को, अगर सर्दी लगेगी तो वो जानवर भी क्या होता है, जाकर एक तरफ कोने में बैठ जाता है। ठीक है, नहीं है ठंड लग रही, सिकुड़ के बैठ जाता है। बोलो, प्लांट को अगर तुम धूप नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा, है ना। और प्लांट को अगर तुम बहुत ठंडा करोगे तो भी सिकुड़ जाएगा। मतलब उसके पास
उसको पानी दोगे तो वो सही फैलेगा, नहीं दोगे तो मतलब उसके अंदर कॉन्साइसनेस है, वो रिएक्ट करता है किसी चीज़ पे। मतलब तुम रिएक्ट करते हो ना चीज़ों पे। तुमने अगर ठंडा पानी पिया तो तुम्हें अलग तरह से एक बॉडी के अंदर, अगर तुमने गर्म पानी पिया अलग तरह से, तो तुम्हें कॉन्साइसनेस है, तुम्हें कोई कुछ कहता है तुम्हें समझ में भी आती है बात, ठीक। तो कॉन्साइसनेस का मतलब है अपने अंदर समझ होना, इसे बोलते हैं हिंदी में चेतना। अपने बारे में समझिए, आप बाहर के बारे में समझ के क्या हो रहा, मौसम बदल रहा तो कपड़े चेंज। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लिविंग स्टाइल को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्या, इस कॉन्साइसनेस एक तरह का क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस है। एक तरह का क्या है ये, रेस्पॉन्सिवनेस है, जो रेस्पॉन्स करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बोलते हैं कॉन्साइसनेस क्या है, एक इट इज ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, बट इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि अगर ये ना हुई तो हम उसको लिविंग मानेंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसमें ऐसा केस आता है कि कोई व्यक्ति मर गया और तो मशीनों के थ्रू जिंदा रखा हुआ है, सांस दिलवाई जा रही, हॉस्पिटल में ऐसे इंतजाम होता है कि किसी भी इंसान को कुछ टाइम के लिए रख लेते हैं वो जिंदा। तो बताओ अब वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, डॉक्टर तो नॉन लिविंग मान, ठीक, मगर लिविंग भी है, सांस तो ले रहा, माइंड काम नहीं कर रहा उसका, माइंड काम नहीं कर रहा, देन इट इज विल बी कंसिडर्ड डेड अकॉर्डिंग टू एनसीआर, ठीक। आदमी डेड हो चुका क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करता। तो ये आगे कॉन्साइसनेस समझ में आ गई। ग्रोथ, कॉन्साइसनेस, एक होता है मेटाबॉलिज्म। भाई ये जो बायोलॉजी होती है ना, बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ टर्म्स। आपको इसके अंदर टर्म समझनी होती है कि इसका मतलब है क्या। जब आप बॉडी में कुछ भी इनहेल करते हो, कुछ भी लेते हो, कुछ भी खाते हो या सांस ही लेते हो, और फिर आप क्या करते हो, उसे अपनी बॉडी के अंदर उतार देते हो, तो बॉडी के अंदर लगातार केमिकल रिएक्शन होती रहती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेकंड भी नहीं रुकता जब वो, बोलो भाई, जब वो केमिकल रिएक्शन ना कर रहा हो। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है नहीं है। तो हम बोलते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शंस, all the chemical reactions in the body, ठीक है नहीं है, of living organism is called मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, नंबर एक होता है इसके अंदर एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब जुड़ना, जोड़। जब हमारे यहाँ अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें कुछ जुड़ रहा होता है, द स्मॉलर कंपाउंड्स, द स्मॉलर मॉलिक्यूल आर मेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जब कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल डेवलप कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, एना। तो हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है क्या होती है, दो तरह की रिएक्शन होती है भाई। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसे क्या बोलोगे तुम, मेटाबॉलिज्म। वो भी दो तरह की होती है, एक वो वाली जिसके अंदर कुछ छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, ठीक। तो व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल, है ना, रिएक्ट टू मेक क्या, लार्जर मॉलिक्यूल या कंपाउंड, जब वो लार्जर कंपाउंड या मॉलिक्यूल डेवलप कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है इसका, प्लांट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है कि नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर प्लांट के अंदर करती है, और किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस,
क्या बोलते हैं फोटो, ये क्या है पहले बताओ, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, और ये क्या है, वाटर। ये क्या करती है, शुगर के मॉलिक्यूल बनाती है, C6H12O6, ठीक है नहीं है, ये बॉडी में बनाती है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल ने मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, तो ये क्या हो गया, एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो गई। तो प्लांट क्या करता है, छोटे मॉलिक्यूल को लेकर और बड़ा मॉलिक्यूल डेवलप कर देता है, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म, ये फोटोसिंथेसिस लिख लेना, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको। एक होता है कैटाबॉलिज्म, जब बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, बोलो भाई क्या होता है, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट तो एनाबॉलिज्म करता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं, किसको, हालांकि हमारे अंदर भी एनाबॉलिज्म होता है, हम प्रोटीन डेवलप नहीं करते, DNA को डेवलप नहीं करते, है ना, बट हमारी बॉडी के अंदर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूट टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। इसका एग्जांपल C6H12O6 को अगर तुम क्या करोगे, रेस्पिरेशन में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, CO2 एंड H2O। एग्जांपल है किसका, रेस्पिरेशन का। आई बात समझ में। तो दो तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, एक जोड़ने वाली, एक तोड़ने वाली। जोड़ने वाली रिएक्शन को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, तोड़ने वाली को कैटाबॉलिज्म। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताऊंगा बायोलॉजी के टर्म्स। बुक खुद पढ़नी है, कंसेप्ट समझना है, और फिर क्वेश्चन से डील करना है, और फिर मुझसे पूछो व्हाट इज सर ये था क्या था, नेक्स्ट डे पूछो, ग्रुप में डाल दो क्वेश्चन को, सर ये समझ में नहीं आ रहा, बट पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि 12th के साथ साथ पहली बारी में अटैम्प्ट में निकाल दो नीट के, तो उसका बहुत सिंपल तरीका समझा रहा हूँ, टर्म्स को समझो। मैंने इतने सैकड़ों बच्चे देखे हैं कि पूरी पूरी क्लास निकल गई, 12th क्लास निकल गई, उन्हें ये नहीं पता कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या था, किसी वर्ड का मतलब ही नहीं पता। जब तक तुम्हें टर्म्स क्लियर नहीं, जब तक तुम किसी सब्जेक्ट में कैसे कमांड कर लोगे। तो ये आ गया समझ में, मेटाबॉलिज्म आया, बोलो समझ में। चलो मैं तो बस टर्म समझाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा बायोलॉजी में, टर्म समझाऊंगा, टर्म ही सब कुछ है, ठीक है नहीं है। और जिसको टर्म समझ में आ गई ना, उसकी पूरी बायोलॉजी क्लियर हो गई। कोई भी सब्जेक्ट अगर क्लियर करना है, उसकी टर्म्स क्लियर करो सबसे पहला, नोट आउट करते रहो। बच्चे नोट सुधारेंगे तो मजा आता है, कॉपी चेक कराएंगे ना तो मजा आता है भाई। चलो अब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एक चीज होती है। व्हाट इज बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर? बायोलॉजी में नाम अलग होता है, नॉर्मल नेम अलग होता है। जैसे तुम्हारे यहाँ बोलते हैं गाय, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं काऊ, तो ये इनके नॉर्मल नेम है, नॉर्मल नेम्स, ये साइंटिफिक नेम नहीं है। तो जब साइंटिफिक स्टडी करोगे तो पूरे यूनिवर्सल लेवल पे एक ही नाम होना चाहिए किसी भी। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है भाई, एक होता है तुम्हारा नॉर्मल नेमिंग होती है तुम्हारी, और एक क्या होती है, तो जो तुम्हारे नाम होते हैं कॉमन नेम्स, वो तुम्हारी कॉमन लैंग्वेज में आते हैं, लोकल लैंग्वेज में, ठीक। और जो तुम्हारे साइंटिफिक नेम होते हैं, उनके लिए एक अलग से कमेटी बनी हुई है वर्ल्ड लेवल पर, जो क्या करती है, इनका नाम रखती है कि ये कौन सी चीज़ क्या है, ठीक। तो हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर हमारा क्या है, नोमेनक्लेचर इज दी नेमिंग ऑफ, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा जाएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड, बोलो भाई। तो एक होता है नोमेनक्लेचर के अंदर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना। भाई तुम देखोगे एकदम से कोई शेर आ रहा, तुम क्या बोलते हो अपने एकदम से, तुरंत तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है,
सर शेर है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है सर लॉयन। बोलो भाई, तो अगर तुम्हारे एकदम घर पे कोई चिड़िया आके बैठ जाए तो तुम क्या बोलते हो? देखो मम्मी चिड़िया है, या फिर क्या बोलोगे? बर्ड बर्ड। तो ये कॉमन नेम है, क्राउ कौवा बैठ गया आगे, है ना, ये क्या है? कॉमन नेम्स हैं। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके एक एक क्या होता है? कॉमन नेम होते हैं, मगर सभी के साथ एक एक क्या होता है? साइंटिफिक नेम भी होता है। कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम में फर्क यह है कि कॉमन नेम बदलता रहेगा, ठीक है। जैसे हिंदी में कहते हैं कौवा कहते हैं, और कागा भी कहते हैं, कागा कग्गा भी कहते हैं, ठीक। तो नाम बदल जाता है अकॉर्डिंग टू, है। तुम कभी भी क्यों बोलोगे सर गाय को बोलो गाय है, बहुत से लोग कहें डांगर, क्या मतलब हुआ इसका? हालांकि डंगर जो है ये इंग्लिश वर्ड है, लोग इसे समझते हैं देहाती वर्ड, देहाती वर्ड नहीं है, डंगर है ये सर। डंगर, डंग मतलब गोबर करने वाला जानवर, डंगर, डंग कहते हैं गोबर, ये इंग्लिश वर्ड है डंगर, ठीक। तो खैर, तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज का नाम रखना या नाम के बारे में जानकारी करना, ठीक। तो नोमेनक्लेचर का मतलब द नेम इज गिवन टू नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या मतलब? गिविंग नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म, किसी नॉन लिविंग को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिविंग को, हम तो लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देना क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली दो तरह का नाम होते हैं। कितने तरह के नाम होते हैं? फर्स्ट इज कॉमन नेम, फर्स्ट इज कॉमन नेम, कॉमन, फर्स्ट इज कॉमन नेम। ये होते हैं लोकल लैंग्वेज में, गिवन इन लोकल लैंग्वेज। जो तुम्हारी लोकल लैंग्वेज है उसमें ये नाम लिखे हुए होते हैं, ठीक है, नहीं है? एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं गाय या काऊ या क्रो या लॉयन या मैंगो, ये सब नाम क्या है? कॉमन नेम्स हैं। क्या नाम है भाई? ये सब के सब कॉमन नेम्स हैं। इनके अब साइंटिफिक नेम भी है। क्या नेम है? साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम को अलग से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नंबर 2 इज साइंटिफिक नेमिंग। ये साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? जो रखे जाते हैं अलग से, साइंटिस्ट रखते हैं उसको, ठीक। तो इनके अंदर हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है, दिस इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर? बायनोमियल ऐसा नाम जिसके दो हिस्से हों, ऐसा नाम जिसके दो हिस्से हों, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो साइंटिफिक नेम की सबसे पहली पहचान ये है कि वो बायनोमियल होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? देयर आर 2 पार्ट्स। वो जो बोलता हूँ ना बार बार रूल रूल रूल, वो रूल अब समझो क्या बोलता हूँ। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय लिनस। साइंटिस्ट का नाम है कार्लस लिनस। उसने बताया कि आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट। तो हम कहते हैं बायनोमियल nomenclature was given by Carolus Linus ठीक है नहीं है?
ही सजेस्टेड फॉलोइंग रूल्स, उसने कुछ रूल्स बताए, उसने कुछ रूल नंबर 1 क्या, समझो जरा ध्यान से। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम जो होगा उसके अंदर 2 पार्ट होगा। देयर आर 2 पार्ट्स, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेम, नाम के 2 हिस्से होंगे। एग्जाम्पल लेके समझो इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, बोलो भाई जी, मैंगीफेरा इंडिका, ये नाम है एक मैंगीफेरा इंडिका। इसको लिखने में मैंने कितने वर्ड का इस्तेमाल किया, 1 का या 2 का? 2 का। इसमें नाम को ध्यान रखना, जो मैं लिखा है उसको नाम को याद रखना, और इनको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन भी कर दो। पहला रूल यही है कि 2 पार्ट होंगे, ठीक। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, ठीक है नहीं है जी, या जेनरा कहते हैं इसको, ये जेनेरिक नेम है इसका। और दूसरा पार्ट बताता है इसका स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये क्या होता है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, समझो उसके बाद। इसका जीन लेवल क्या है, मैंगो, मैंगी, जेनेरिक नेम, इसके अंदर का मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है वो जेनेरिक है, ठीक है नहीं है। एक ही जेनेरिक नेम के अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मैंगीफेरा के अलग अलग भी हो सकते हैं। एक इंडिका है, और इंडिका का मतलब क्या है, जहाँ ये पाया गया पहली बार दुनिया में। जब इवोल्यूशन में एनिमल्स डेवलप हो रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे थे, तो सबसे बेसिक जगह क्या है इसकी, इंडिया, इंडिका। क्या नाम रखा, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है नहीं है। तो पहला नेम बताता है इसके अंदर व्हाट इज दी जेनरा, इसका जीन क्या है। एक ही जेनेरिक नेम के बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज हो सकती है। आई नहीं बात समझ, एग्जाम्पल समझो, पैंथेरा, पैंथेरा दोनों पैंथेरा है, बोलो भाई दोनों क्या है, जेनेरिक नेम दोनों के पैंथेरा। एक है लियो, एक है टिग्रिस, टिग्रिस, एक है पैंथेरा, एक है टिग्रिस। पैंथेरा लियो लॉयन, पैंथेरा टिग्रिस क्या होता है, टाइगर। इसका मतलब क्या हुआ, पैंथेरा कॉमन है, तो पैंथेरा इससे है मतलब कि तुम्हारा बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का सिमिलर है कि नहीं है जीन। अरे भाई लॉयन में और लॉयन और टाइगर एक जैसा एनिमल है कि नहीं है अंदर से, मतलब उनके जीन जेनेटिक लेवल बहुत कॉमन है कि नहीं है, तो वो एक ही जीन से निकले हुए हैं, बट आगे जाके वो अलग अलग हो गए। इवोल्यूशन के प्रोसेस के हिसाब से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एंसेस्टर है, तो लॉयन और टाइगर का एंसेस्टर कॉमन था। अगर उसका नाम रखते तुम तो रखते पैंथेरा। एक ऐसा एनिमल दिमाग में इमेजिन करो जिस देखने में कुछ 50% लगता हो लॉयन जैसा, 50% लगता हो टाइगर जैसा। माइंड में इमेजिन करो ऐसा एक एनिमल जो आधा लगता हो देखने में कैसा, लॉयन जैसा, और कुछ लगता हो देखने में टाइगर जैसा। उसके 2 जनरेशन निकल गई अलग अलग टाइम के साथ साथ, एक बन गई लॉयन और एक बन गई टाइगर। पहले तो वो एक था ना, कॉमन एंसेस्टर था कि नहीं। तुम्हारे चाचा, तुम्हारे फादर, योर अंकल एंड योर फादर लुक सेम, सिमिलर, बट बोथ
हैव द फेस लाइक योर फादर, लाइक योर ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर इज द कॉमन नेम, एंड देन दो जगह निकल गए, बोलो भाई। तो पैंथेरा को मान सकते हो कि इनका कॉमन जीन है, लॉयन में भी और टाइगर में भी। कभी करोड़ों साल पहले लॉयन और टाइगर होगा ही नहीं, सिर्फ एक ही सिंगल एनिमल होगा, उसके अंदर जो जीन था वो पैंथेरा था। इवोल्यूशन के अंदर वो बट गए, किसी फैक्टर की वजह से कुछ लॉयन बन गए, कुछ टाइगर बन गए, बोलो। तो जो लॉयन है और टाइगर है उनमें कुछ कॉमन है, क्योंकि इनका एंसेस्टर कॉमन है, क्योंकि इनका जेनेटिक सिस्टम कॉमन है, इनमें जीन कुछ कुछ लेवल पे काफी कंबाइंड है। अरे भाई सेम तरीका नहीं आएगा खाने पीने का, उनका शिकार करने का, सब कुछ सेम ही है उनका। तो इसे क्या बोलते हैं, पहले वाले को जेनेटिक नेम। तो जेनेटिक नेम एक हो सकता है बहुत सारे का, अलग अलग एनिमल्स का, ठीक, बोलो भाई। बट स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग होगा, ठीक है। तो यह है तुम्हारा क्या, नोमेनक्लेचर। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि पहला लास्ट का समझ में आ गया। पहला जो नाम होगा इसका वो क्या बताएगा कि जेनेटिक नेम, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट एक एनिमल के पास, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक ही होगा, पर जेनेटिक नेम दो के अलग अलग के एक भी हो सकते हैं। जैसे लॉयन का स्पेसिफिक एपिथेट लियो और टाइगर का ट्रिग्रिस, बट दोनों का जेनेटिक नेम सेम हो सकता है। दूसरा नियम इसका है, सेकेंड लॉ इज के वर्ड आर रिटिन, लिखने का तरीका है किसमें, इटैलिक्स फॉन्ट, इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा जाता है इसको, इटैलिक्स फॉन्ट में किसमें लिखा जाता है, इटैलिक फॉन्ट। बट लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज इज, बट द लैंग्वेज इज लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक। तीसरा नियम कहता है कि इफ द वर्ड इज नॉट फ्रॉम लैटिन, अगर लैटिन से नहीं भी है वर्ड, देन लैटिनाइज्ड, तो लैटिनाइज करो उसको, लैटिन की तरह बोलो, लैटिनाइज करो, ठीक। और चौथा इसके अंदर रूल है, दैट इज के द साइंटिस्ट नेम, जो साइंटिस्ट का नाम है वो भी लगाया जा सकता है लास्ट में, कैन बी रिटिन इन लास्ट। जैसे हम बोलते हैं मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका और लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन, इसका मतलब क्या है, ये साइंटिफिक मुझे नहीं लगता। अच्छा एक मिनट ध्यान रखना, ये मैं गलत लिख दिया था यहाँ पे, इटैलिक दी रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन स्क्रिप्ट, इसको सही कर देना, ठीक है। नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैंगीफेरा इंडिका वाज, इसमें पहला क्या है भाई, स्पेसिफिक, इसका नाम क्या है, जेनेरिक नेम, ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, और ये क्या है, लिन, कार्लस लिनस बताना है। लिन का मतलब है यहाँ पे लिनस, कि इसका पता किसने बताया था, लिनस ने, ये साइंटिस्ट का नेम है।
साइंटिस्ट। आई बात समझ में? तो साइंटिस्ट नेम कैन बी रिटन इन द लास्ट। तीसरा पार्ट हो गया। मैंगीफेरा में जो पहला वर्ड होगा, जो जेनेरिक नेम होगा, इसका जो ये स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, स्टार्ट फ्रॉम, ये भी ध्यान रखना, चाहे इसको पॉइंट बना के लिख देना कि द जेनेरिक नेम इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर, ठीक। एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर। ठीक है। एंड लास्ट नेम इज आल्सो रिटन इन द स्मॉल लेटर या कैपिटल, उससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात यह है, मतलब लास्ट फाइनल थिंग इज व्हेन रिटन, जब हाथ से लिखा जाएगा, दो तरीके होते हैं, किताब छापी जाती है, हाथ से लिखा जाता है। जब किताब छापी जा रही सिंपल लिखा जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, बट जब तुम अपनी कॉपी में लिखोगे, आज के बाद ध्यान रखना, पैंथेरा क्या लिखा था हमने, लियो, कोई भी नाम लिखोगे तो अंडरलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली। व्हेन रिटन अंडरलाइन, अंडरलाइन सेपरेटली। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, अरे बोलो भाई, मैंगीफेरा इंडिका लिंक, या पैंथेरा लियो, अरे बोलो, या पैंथेरा टिग्रिस। लिख दिए मेरे नाम, तो क्या कर रहा है इनको, देखो सबके पहले पहले लेटर क्या है, कैपिटल में है कि नहीं सबके पहले लेटर, और सबको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ रहा है, सबको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जब कॉपी में अपने हाथ से लिखोगे तो, बुक में उतारोगे तो बुक की स्क्रिप्ट में नहीं, अंडरलाइन नहीं होगा, ठीक। ये आ गया समझ में? यह है नोमेनक्लेचर और उसके रूल्स। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर, देन यू राइट डाउन दिस। आई बात समझ में? अब के बाद याद रखना, ठीक। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? एक दो चीजें और है, रुक जाओ अभी, एक दो चीजें और है इसमें। एक है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, देखो बायोलॉजी तो जितना डिस्कस करोगे, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ाने पे आ जाऊंगा तो लिख नहीं सकता, बोर्ड इतना बोर्ड चाहिए। इसके लिए सिंपल तरीका है, समझो, डिस्कस करो और किताब पढ़ो। जिस बच्चे को, एक बच्चा ऐसा मिल गया जिसको वो समझा सकता है, बिठा के आगे पढ़ाऊंगा आज, वो सेलेक्ट हो गया। तो अब समझो कौन करता है नेमिंग, हु डू। अब तुमसे कोई पूछ सकता है कौन करता है नेमिंग, हु डज द नेमिंग। ये जिम्मेदारी किसकी है? अब इंडिया वाले कहेंगे हम करेंगे, चाइना वाले कहेंगे हम करेंगे, अमेरिका वाले कहेंगे हम करेंगे, हमारे सबसे बड़ा ताकत तो हमारे पास है। करता कौन है? करता अमेरिका ही है, बट कहता क्या है? पूरी दुनिया ने किया है मिलकर। तो एजेंसी है इंटरनेशनल, बॉटनी की अलग है और जूलॉजी की अलग है, और वो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है। तो उनके नाम है अलग अलग, ICBN और ICJN, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ, या है या फोर है, देख लो, इसी पे बदल जाएगा क्वेश्चन। कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल जूलॉजिकल
बस हो गया, इनको याद कर लो अच्छी तरीके से, बस यही है।